Okay, let's begin, my dear students. So today we are going to again start the case studies practical questions. हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे क्योंकि 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और 4 का प्रोविजन भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. मिस्टर झूठ इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर सच टू परचेज हिज मिस्टर सच मोटर कार फॉर ₹5 लाख. मिस्टर झूठ मिस्टर सच का मोटर कार परचेज करने वाला है और ये 5 लाख रुपये में उसका मोटर कार परचेज करने वाला है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. मिस्टर झूठ और मिस्टर सच के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें मिस्टर झूठ मिस्टर सच से क्या करने वाला है, मिस्टर सच का मोटर कार परचेज करने वाला है 5 लाख रुपीज़ में. और यह मोटर कार परचेज करने का जो टाइम पीरियड डिसाइडेड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ये 3 मंथ्स में हुआ है कि 3 महीने में मैं आपका मोटर कार को परचेज कर लूँगा 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट दे करके. इसके लिए अ सिक्योरिटी अमाउंट, जिसको आप एडवांस अमाउंट भी बोल सकते हो, एक एडवांस अमाउंट जमा किया गया है ऑफ ₹20,000 वाज ऑल्सो पेड बाय मिस्टर झूठ टू मिस्टर सच इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट. जैसे आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज करते हो, यहाँ पर सिमिलर तरीके से एक इस मोटर कार को 3 महीने के बाद खरीदा जाना है. इसके लिए मिस्टर झूठ ने मिस्टर सच को 20,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी भी दिया है, यानी एडवांस मनी उसको डिपॉजिट कर दिया कि मैं ये बुकिंग अमाउंट आपको दे रहा हूँ, ये मोटर कार मैं आपसे परचेज करने वाला हूँ और 3 मंथ्स में मैं इसे परचेज करूँगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का समय कंप्लीट होने के बाद, of entering into the agreement, Mr. Such tried to contract Mr. Jhoot to purchase the car in terms of the agreement. जैसे ही 3 महीना का कंप्लीशन हो गया, उसके बाद मिस्टर सच ने मिस्टर झूठ को ट्राई टू कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को काट करके आर को हटा देना. यहाँ पर ट्राई टू कॉन्टैक्ट मिस्टर झूठ टू परचेज द कार इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट का जो टर्म्स हमारा डिसाइडेड हुआ था कि 20,000 रुपीज़ में आपका सिक्योरिटी मनी लिया हूँ और 3 मंथ्स में आप परचेज करेंगे, तो अभी ये समय आ गया है कि आप हमारा कार परचेज कर लीजिए. 3 मंथ्स क्रॉस हो गया है, कंप्लीट हो गया है. इवन आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर 3 मंथ्स पीरियड, अनदर 3 महीने का टाइम पीरियड लैप्स हो गया. उसके बाद से क्या हुआ, इवन आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर 3 मंथ पीरियड मिस्टर झूठ नाइदर रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर सच नॉर टू हिज फोन कॉल्स. अनदर 3 महीना लैप्स हो गया, मतलब बिगिनिंग का 3 महीना तो गया, फिर और 3 महीना भी ख़त्म हो गया. एंड इसके बाद यहाँ पर क्या किया, मिस्टर झूठ ने मिस्टर सच के फ़ोन कॉल को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और एज वेल एज उसने यहाँ पर ना ही उसको ऐसे नॉर्मली रिस्पॉन्ड किया. आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीना ख़त्म होने के बाद, यानी टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया, बिगिनिंग का 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स और अगेन 6 मंथ का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद टोटल 12 मंथ का टाइम क्रॉस हो जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर झूठ कॉन्टेक्टेड होगा बच्चों, कॉन्टेक्टेड मिस्टर सच को उसने कॉन्टेक्ट किया एंड डिनाइड टू परचेज द मोटर कार. बोला कि 1 साल के बाद वह निकला, समझ में आ रहा ना, अपने घर से बाहर और आकर के बोला सीधे कि मैं आपका यह कार परचेज नहीं करूंगा. इतना बोल के और चल जाता तो अच्छी बात थी, बोलता ठीक है कार नहीं खरीदा 20,000 रुपीज़ तो मेरे पास रह गया. उसने क्लेम भी किया. ही ऑल्सो डिमांडेड बैक द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर सच. मिस्टर सच को उसने बोला कि आप 20,000 रुपीज़ का जो ये सिक्योरिटी मनी हमसे लेकर के रखे हुए थे, ये हमें वापस कर दीजिए. ये बात तो गलत है, ठीक है ना. यहाँ पर रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट वेदर मिस्टर सच इज रिक्वायर्ड टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट टू मिस्टर झूठ और नॉट. ये क्वेश्चन है आपका बच्चों. पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि जब भी एग्जाम्स में इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आ जाए, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए जिसमें प्रोविजंस आपको लिख के समझाना है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का रीडिंग बहुत अच्छे से करना है. जब तक आप लोग क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं रीड कर लेते हो, तब तक आप आंसर सही कभी भी नहीं लिख सकते हो. समझ में आना ना, तो रीडिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से देना पड़ेगा. ऑल्सो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय मिस्टर झूठ इफ द मोटर कार वुड हैव डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट विद इन द 3 मंथ एग्रीमेंट पीरियड. अगर यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं पहले यहाँ तक के क्वेश्चंस को डील करता हूँ. यहाँ तक तो पूरा क्लियर है आप लोगों को.
और इसके बाद मैं आंसर करूंगा एंड देन आफ्टर हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को, इसका जो एक और पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको हम लोग लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हम प्रोविजन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 65 अप्लाई होने वाला है। सेक्शन नंबर 65 यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 65 का प्रोविजन? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट, उसको रिस्टोर करने के लिए बाउंडेड होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोला है कि कोई भी अगर एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क तो पता है, एग्जाम भी ले चुका हूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों ने इसको सही से लिख के दिया था, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। तो एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर यह वाइड डिक्लेयर हो गया है तो कोई भी पर्सन उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट रिसीव कर चुका है, जो एडवांटेज रिसीव कर चुका है, उसे वह रिस्टोर करने के लिए क्या होता है? बाउंडेड होता है। और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट, या फिर इसको कॉम्पनसेशन पे करेगा टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, जिससे वह रिसीव किया है उसको वह क्या करेगा? कॉम्पनसेशन पे करेगा। और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड द बेनिफिट। क्लियर है? ये सेक्शन 65 का प्रोविजन बोलता है। यहां पर हमारे क्वेश्चंस का फैक्ट क्या है? फैक्ट ऑफ द केस क्या है? यहां पर देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर होता तो जो पर्सन ने बेनिफिट लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो फायदा उठाया अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिए गए बेनिफिट को उसे रिस्टोर करना होता है, वापस देना पड़ता है, या फिर अगर वो वापस नहीं दे पाया तो उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मिस्टर सच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर झूठ नेग्लिजेंस। मिस्टर झूठ ने नेग्लिजेंसी दिखाया, अगर उसे नहीं लेना था तो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बोलता, या ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बोलता। उसने इतने टाइम पीरियड के बाद नेग्लिजेंसी दिखाते हुए, मिस्टर सच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर झूठ नेग्लिजेंस, देयरफॉर मिस्टर सच कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर सच उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है एंड रिटेन द सिक्योरिटी अमाउंट, और सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। यहां पर नेग्लिजेंसी किसने दिखाया था? मिस्टर झूठ ने, जो बायर था उसने यहां पर। और रिटेन द सिक्योरिटी अमाउंट सिंस द सिक्योरिटी इज नॉट अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में रिसीव किया गया बेनिफिट नहीं है। एंड इट इज अ सिक्योरिटी, यह कैसा सिक्योरिटी मनी है? कैसा यह डिपॉजिट लिया गया था? इट इज अ सिक्योरिटी दैट द परचेजर वुड फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट। यह सिक्योरिटी इसलिए दिया गया था कि जो परचेजर है, जो बायर है, यह क्या करेगा? अपने कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए, कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने प्रॉमिस किया है उसको वह फुलफिल करेगा, इसके लिए उसने यह सिक्योरिटी मनी दिया था। समझ में आ रहा है ना? एंड इज एंसिलरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये एंसिलरी मतलब रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट से जरूर शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेशन रखता है ये सिक्योरिटी मनी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द मोटर कार, बट ये बेनिफिट रिसीव्ड नहीं है। दिस सिक्योरिटी इज नॉट द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, बट द परचेजर गिवन द सिक्योरिटी टू द सेलर फॉर सेइंग दैट कि ही वुड, दैट मीन्स परचेजर वुड फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उसने ये सिक्योरिटी मनी दिया था। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? रिगार्डिंग द सेकंड सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, अच्छा ये तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इसके वजह से ये उसको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करेगा। क्लियर है बात? सिक्योरिटी मनी वापस भी नहीं करेगा और कार तो वाले खरीद ही नहीं रहा है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। अब यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन है बच्चों। ऑल्सो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय मिस्टर झूठ। मिस्टर झूठ ये क्लेम कर रहा है कि मेरा एडवांस मनी मेरे को वापस दे दो। तब ये जो क्लेम है उसकी वैलिडिटी क्या होगी? अगर वह मोटर कार वुड हैव डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट विद इन द 3 मंथ्स एग्रीमेंट पीरियड, यानी जो बिगिनिंग का फर्स्ट वाला 3 मंथ्स का पीरियड था ना, उसी टाइम पे वो बोला था कि मैं तो कार 3 महीने में खरीद लूंगा। मैं क्या कार कितना महीने में खरीद लूंगा? 3 मंथ्स में खरीद लूंगा। और 3 मंथ्स के बाद वह दिखाई नहीं दिया, 1 साल बाद निकला। लेकिन जो कार था वह रहा ही नहीं 3 मंथ्स में।
एग्रीमेंट किया और उसके 1 वीक के बाद ही कार का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर गया। समझ में आ रहा है ना? अब कार बचा ही नहीं, तो कार नहीं बचा तो ऐसे सिचुएशन में क्या उसका क्लेम वैलिड होगा? क्या ये क्लेम वैलिड होगा? देखो यहाँ पर क्या बोला, रिगार्डिंग द सेकेंड सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। यहां पर एग्रीमेंट क्या हो गया है? वॉइड हो गया है। यहां पर एग्रीमेंट क्या हो गया है? वॉइड हो गया है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर था, किस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था? मोटर कार के बारे में, वो मोटर कार ही नहीं रहा। एंड विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट हियर, वही तो सब्जेक्ट मैटर है। So therefore security amount received by Mr. Such is required to be refunded back to, restore back to Mr. झूठ। मिस्टर झूठ को तब ऐसे सिचुएशन में उसे रुपया वापस करना पड़ेगा। यही तरीका है आपको लिखने का, ऐसे लिखना। और मैं उन बच्चों को एकदम सीरियस, देखो आप लोग देखते हो ऐसे क्राउड कितना और अभी कितना क्राउड है, तो आप इस बात को एकदम ध्यान में रख लो कि आपको अगर पास होने का इरादा है तो आपको जाके, अगर मैं 4 क्वेश्चन भी पढ़ा दूं आपको, तो 4 क्वेश्चन जाकर के घर में आपको सेम डे पे लिखने का काम करना है। जरूरत पड़े तो 3 बार लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दोगे, ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब नुकसान कर देगा। ओवरडोज हो गया मेडिसिन थोड़े ना, ओवरडोज हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा, फायदा ही करेगा। ठीक है, अब हम लोग 5 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। ये 4 मार्क्स का एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपके। क्रिस, काम्या एंड केतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये तीनों लोग एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। दे ज्वाइंटली प्रोमिस्ड टू पे ₹6 लाख टू दिया। ये तीनों लोग मिल करके, यानी क्रिस, काम्या और केतन, ये तीनों मिल करके प्रॉमिस किया था दिया को 6 लाख रुपीस का पेमेंट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर इक्वालिटी के बेसिस पे देखा जाए तो इनको कितना रुपया तीनों लोगों को देना है? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 2 लाख रुपीस। एग्री हो? आर यू एग्री विथ मी? ओके। सो यहां पर काम्या बिकम इंसॉल्वेंट। काम्या ये इंसॉल्वेंट हो गई, जिसको मैंने बॉक्स में डाला इंसॉल्वेंट। एग्रीड हो? इंसॉल्वेंट एंड हर प्राइवेट एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/5 ऑफ हर शेयर ऑफ डेप्ट। उसका डेप्ट का शेयर कितना है? 2 लाख। 2 लाख का आप 1/5 करोगे तो आएगा ये 40,000 रुपीज। यानी काम्या का जो प्राइवेट एसेट्स है वह प्राइवेट एसेट्स ओनली 40,000 का डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए एलिजिबल है। इतना ज्यादा एसेट्स नहीं है कि पूरे 2 लाख रुपीस का ये डेप्ट का पेमेंट हो पाएगा। ठीक है, देन ऐसे सिचुएशन में क्रिस इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू दिया। यहां पर क्रिस इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू दिया। दिया ने जाकर के और क्रिस को बोला कि क्रिस बच्चे तुमको पूरा रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसको कंपेल किया गया कि तुमको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको यह बताना है, एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है, डिसाइड द एक्सटेंट टू विच क्रिस कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम केतन। अब दिया से कितना, इस जो काम्या है इससे तो बस 40,000 मिलने वाला है, बाकी जो पैसा वह केतन से कितना अमाउंट रियलाइज करेगा, यह बात बताना है। तो एक बार ऑन एन एवरेज मैं बता दूं, अपना क्रिस तो 2 लाख रुपया देगा ही देगा, अपना रुपया तो वह देगा। समझ में आ रहा है ना? अपना रुपया तो वह देगा और प्लस ये केतन भी अपना अमाउंट देगा। बचा कितना? 1,60,000 रुपीज। कैसे 1,60,000? 2 लाख रुपया जो काम्या दीदी का है, ये 40,000 रुपया से सिर्फ उनका एसेट से आया, बाकी 1,60,000 रुपीज कौन पे करेगा? 1,60,000 रुपीज जो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स है जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं, ये पार्टनर्स लोग इक्वली पेमेंट करेंगे। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन बोलता है। कैसे पेमेंट करेंगे ये लोग? इक्वली पेमेंट करेंगे। तो ये जो पूरा जो अमाउंट है वह अगर क्रिस पेमेंट कर देगा, पूरा अमाउंट दिया को क्रिस दे देगा, दिया को क्रिस दे देगा, क्योंकि कंपेल किसको किया गया पेमेंट करने के लिए? क्रिस को। तो क्रिस पूरा पेमेंट कर देगा, लेकिन क्रिस क्या करेगा? 40,000 तो इसका एसेट्स से निकाल लेगा, बाकी पेमेंट वह केतन से कितना अमाउंट रिकवर करेगा, यही क्वेश्चन है।
तो केतन से केतन का 2 लाख रुपया लेगा और प्लस इस 1,60,000 को आप बंटवारा कर दो 2 हिस्सों में, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 80,000। तो 80,000 तो खुद बियर करेगा क्रिस, लेकिन बाकी जो सेकंड वाला 80,000 रुपीज है ये किससे रियलाइज करेगा? केतन से रियलाइज करेगा। सो केतन से वो टोटल में कितना अमाउंट रिकवर करेगा? 2,80,000 रुपीज। बोलो जल्दी से, 2,80,000 रुपीज। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां पर प्रोविजन क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक अ ज्वाइंट प्रॉमिस, 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंट प्रॉमिस अगर करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, देन क्या हो जाएगा यहां पर ऐसे सिचुएशन में? एक सेकंड बच्चों, when 2 or more persons make a joint promise, the promisee में क्या हो जाएगा? when 2 or more persons make a joint promise, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर joint promise करते हैं, the promisee में in the absence of express agreement to the contrary हो गई, contrary, CONTRARY, इसको ठीक करो। in the absence of express agreement to the contrary, यानी इस मैटर में अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट पहले से, रिटन एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट नहीं रहेगा कि कौन पेमेंट करेगा, तो प्रोमिसी जो होगा, प्रोमिसी यहां पर कौन है? दिया। प्रोमिसर कौन है? ये तीनों लोग। तो ऐसे सिचुएशन में कंपेल एनीवन, तब प्रोमिसी प्रोमिसर में से किसी एक को कंपेल कर सकता है कि मुझे पेमेंट पूरा तुम ही से लेना है। ऐसा मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, रिसेंटली मैंने पढ़ाया है आपको ये प्रोविजन। क्लियर है? सो क्या हो सकता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस, कॉमा भी दे के लिखना पड़ेगा आपको, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी प्रोमिसी में कंपेल। ये लाइन ना बच्चों यहां कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? और ये बीच में जो 2 कॉमा के बीच में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये बताया कि अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट एब्सेंट रहेगा, इसके बारे में पहले से नहीं डिसाइडेड है कि देखो अगर मान लो ज्वाइंट प्रॉमिसी में से कभी भी अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप ओनली एंड ओनली आप सभी को एक बार आपको नोटिस भेजना पड़ेगा पेमेंट के लिए, किसी एक को आप कंपेल नहीं कर सकते हो। इस तरह का पहले से कुछ रिटर्न एग्रीमेंट है, या सिर्फ आप एक ही पार्टी को कर सकते हो, इसी पर्टिकुलर पार्टी को कर सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग प्रॉमिसी रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कुछ भी पहले से एक्सप्रेस एग्रीमेंट मेंशन नहीं किया हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, देन प्रॉमिसी में कंपेल एनी वन ऑफ और मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर्स। वह किसी एक या एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है टू गेट हिज पेमेंट या टू गेट हर पेमेंट, यहां पर तो हर होगा, फॉर मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस। किसी एक आदमी को भी वह कंपेल कर सकता है कि पूरे प्रॉमिस को आप फुलफिल करो, यानी पूरा जो ज्वाइंट प्रॉमिस आप लोगों ने कर रखा था उसका पूरा पेमेंट कोई एक जन करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ओके। सो each of the 2 or more joint promisers may compel every other joint promiser, एक या एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर क्या कर सकता है? each of 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally। और फिर ये लोग क्या करेंगे? आपस में ज्वाइंट प्रोमिसर, 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर होंगे तो दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर को क्या करेंगे? अब ये लोग कंपेल करेंगे कि भाई तुम हमें इक्वली कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि हम लोगों ने तो आपस में मिलकर बिजनेस किया था, इक्वली विथ हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। और ये ऐसा तभी ये कंपेल करेंगे जब तक कि अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेटली कोई कंट्रेरी इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट कोई मैटर नहीं लिखा गया होगा। जैसे इनका आपस का ये मुद्दा होगा कि देखो अगर एक भी ज्वाइंट प्रोमिसर में से अगर कोई पेमेंट इंसॉल्वेंट हो गया ना तो सारा पेमेंट क्रिस ही करने वाला है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर इस एग्रीमेंट पे मैं बिजनेस में आ रहा हूं। अगर ये एग्रीमेंट पे ये लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट, इनके आपस के कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हो रखे हैं, देन ऐसे सिचुएशन में क्या एक ज्वाइंट प्रोमिसर या एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल कर पाएगा कि तुम भी इक्वली कंट्रीब्यूट करो? तब नहीं कर पाएगा। तो ये क्या बोला है? जब तक कि कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, अलग से सेपरेट कोई इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं अपीयर किया हुआ है तो
one or more joint promisor, two or more joint promisor may compel to the other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise. So ऐसे situation में if any one of two or more joint promisor make default in such contribution, अगर दो या दो से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर्स अगर कोई कंट्रीब्यूशन करने में डिफॉल्ट करते हैं, देन रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस. और यहाँ पर एक जॉइंट प्रोमिसर इंसॉल्वेंट हो गया तो वह क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया अपने पेमेंट में 1,60,000 रुपीज़ का, तो उसका भी पेमेंट कौन लोग देगा? द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट. इस डिफॉल्ट से होने वाले, इस डिफॉल्ट के होने वाले जो भी प्रोमिसेस होंगे, जो लॉसेस होंगे, उसको बियर कौन करेगा? जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स होंगे ये लोग करेंगे, और इक्वल शेयर के साथ करेंगे, बराबर हिस्सों में बांट के करेंगे. क्लियर है बात? तो कॉन्ट्रेरी इंटेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अलग इरादे अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया हो, समझ बार, कॉन्ट्रैक्ट में अलग से मैटर कुछ नहीं मेंशन किया गया हो, आपस में भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना. ये बोला है एक्ट की बात यहाँ पर बताई गई है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 43 में है. अगर मान लो पहले से हमारे, तुम्हारे और काम्या, केतन और क्रिस के बीच ये एग्रीमेंट होगा कि अगर इसमें से अगर एक भी जन को इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसका हिस्सा मैं नहीं दूंगा, मैं अपना बस दूंगा, मैं उसका हिस्सा नहीं दूंगा. ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से पार्टनर लिखवा लिया है, समझ में आ रहा है ना. देन ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कोई एक जन तो होगा, कोई एक मेन पार्टनर होगा जो ये लाइबिलिटी लेगा, लेकिन जो अदर्स साथ में आया है, जैसे कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में केतन है, केतन बोल दिया अगर मान लो कि मैं तो इसी टर्म्स पे आपके साथ बिजनेस में आ रहा हूँ और ज्वाइंट प्रॉमिस में कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया या कोई पेमेंट डिफॉल्ट करेगा तो मैं अपने हिस्से के अलावा कोई पेमेंट नहीं करूँगा, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में वो रिटेन करा के रखा है पहले से. तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली जो बातें हैं यहाँ पर, ज्वाइंट प्रोमिसर वाला सेक्शन 43 वाला, इस बात को फॉलो नहीं किया जाएगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाएगा. क्लियर है मेरी बात ना. लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं है, देन वी विल फॉलो दिस थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ठीक है. सो फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? इन द गिवन केस क्या होने वाला है? गिवन केस में क्रिस, काम्या एंड केतन ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6 lakhs to दिया, and Kamya become insolvent and her private assets are sufficient to pay 1/5 of the share of the debt, that means ₹40,000. आप लिख सकते हो that means ₹40,000. So Chris is compelled to pay the whole amount, और क्रिस को कंपेल किया गया था पूरा अमाउंट पेड करने के लिए, and Chris paid whole of the amount to Diya, and Chris later on Chris is entitled to receive ₹40,000 from Kamya's property, private property, and ₹2,80,000 from केतन. वह केतन से 2,80,000 रुपये का पेमेंट रिसीव करेगा. बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत आप लोगों को समझने में? इसको जा करके तो आपको लिख करके प्रैक्टिस तो कर डालने होंगे. ठीक है ना. ओके. सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और इसमें एक नए क्वेश्चंस को देखते हैं. ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अगस्त 2018. एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं 1 अगस्त 2018 को, by which Mr. X had to supply 50 tons of sugar to Mr. Y at a certain price, strictly within a period of 10 days of contract. ये प्राइस भी डिसाइडेड इनका हो गया था. यहाँ पर सप्लाई कौन करने वाला था? X सप्लाई करने वाला था. और किसको सप्लाई करने वाला था? मिस्टर Y को. Y बायर था और X सेलर था. प्राइस इनका सर्टेन प्राइस डिसाइडेड था, और कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट को हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त को हुआ है, तो क्या बोला? विद इन द पीरियड ऑफ 10 days मैं आपको ये स्ट्रिक्टली सप्लाई कर दूंगा पूरा का पूरा शुगर. मेरे पास बहुत स्टॉक है, मैं सप्लाई कर दूंगा. मिस्टर वाई ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 टुवर्ड्स एडवांस रुपया भी इसने जमा कर दिया था, एज पर द टर्म्स ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स ये था कि आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? आपको कुछ एडवांस रुपया देना पड़ेगा, ये मेन टर्म्स था इसका. जो एडवांस पेमेंट भी हो गया था. द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस इज रोडवे ओनली. इनके बीच जो ट्रांसपोर्टेशन का वेज अवेलेबल था, मिस्टर एक्स सेलर के घर से मिस्टर वाई बायर के घर तक जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड अवेलेबल था, ये ओनली एंड ओनली रोडवेज सिर्फ अवेलेबल था, रेलवेज नहीं था.
वाटरवेज नहीं था, सिर्फ क्या था, रोडवेज अवेलेबल था। फिर क्या हुआ, सेवियर फ्लड केम ऑन 2 अगस्त 2018। अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट डे बहुत भयानक एक फ्लड आया एंड ओनली रोड कनेक्टिंग देयर प्लेसेस, उनके प्लेसेस यानी एक्स से वाई के वहाँ जाने के लिए जो प्लेसेस था वह एकलौता रास्ता था जिसको फ्लड ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। वॉज डैमेज एंड कुड नॉट बी रिपेयर्ड विद इन द 15 डेज। और सेकेंड को अगर नुकसान हुआ तो 15 दिन के अंदर भी वह रास्ता ठीक नहीं हो पाया। क्लियर है। अब फ्लड तो ऐसा नहीं है ना कि ऐसे मेला घूमने गए और फिर लौट के चले आए। फ्लड आएगा तो रहेगा कुछ दिन तक, फ्लड चला भी जाएगा, उसके वाटर लेवल तो धीरे धीरे खत्म होंगे, तब जाके रोड रिपेयर होता है। रातों रात ये रिपेयर तो नहीं हुआ, तो 15 दिन इसके क्रॉस हो गए। मिस्टर एक्स ऑफर टू सप्लाई शुगर ऑन 20 अगस्त 2018 फॉर विच वाई डिड नॉट एग्री। अब एक्स बोला रोड रिपेयर हो गया 18 तारीख तक, 15 दिन गुजरने के बाद, तो एक्स ने अब वाई को बोला कि देखिए आपको तो पता ही है कितना भयानक फ्लड आया था, इसके वजह से रोड भी ब्रोक हो गए थे, टूट गए थे, ब्रोकन हो गए थे, तो ये पता भी है, आपको भी ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कोई ऐसा रोड जो इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग रोड है अगर ये टूट जाए, उसके ऊपर फ्लड आ जाए, तो ये बात किसको नहीं पता चल जाता है, सभी को पता होता है। इसके वजह से मैं आपको ये सप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन 20 अगस्त को मेरे पास स्टॉक तो था ही, लेकिन रोड ही नहीं था, तो मैं सप्लाई दूं कैसे आपको। तो अभी 20 अगस्त को मैं ये सप्लाई आपके यहाँ पर भेज रहा हूँ। एंड वाई बोला कि नहीं अब ये हो नहीं सकता, मैं नहीं लेगा, समझ माना ना, मैं अब ये शुगर ले नहीं सकता, ऐसे वाई ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, ऑन 1 सितंबर 2018 को, एक महीने के बाद, मिस्टर एक्स क्लेम्ड कंपनसेशन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ शुगर। एक्स जाकर के एक महीना गुजरने के बाद 1 सितंबर को उसको बोला कि आपको मुझे 10,000 रुपये का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, आपने टाइमली मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरे को आपने सप्लाई नहीं दिया शुगर का, इसके लिए। फिर क्या हुआ, विच वॉज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रीव्यू में नहीं था। यहाँ पर फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ शुगर विच वॉज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड मिस्टर वाई क्लेम्ड फॉर रिफंड ऑफ ₹50,000 विच ही हैड पेड एज एडवांस इन टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और मिस्टर वाई बोला यहाँ पर, मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर वाई क्लेम्ड, यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स क्लेम्ड कॉम्पनसेशन, एक्स कौन है, सेलर। एक्स सेलर जो है ये जाके बोला कि आपने मेरा सप्लाई ऑफ शुगर नहीं लिया, यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया, तो इसके लिए मुझे 10,000 रुपये का आप क्या दे दो, कॉम्पनसेशन दे दो। ठीक है, आपके वजह से मैंने ये 50 टन शुगर बहुत ज़्यादा होता है, इतना मैंने फैक्ट्री से खरीद के आपके लिए स्टॉक करके रख लिया था, और आपने ये शुगर लेने से मना कर दिया, तो मुझे 10,000 रुपये का इसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। मिस्टर एक्स ने ऐसा कॉम्पनसेशन मांगा 10,000 फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ शुगर विच वाज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था कि आप सप्लाई नहीं लोगे, लेना ही था आपको। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ था कि 10 तारीख तक अगर आप नहीं लोगे तो उसके बाद नहीं लोगे। ऑन द अदर हैंड मिस्टर वाई क्लेम टू रिफंड, और मिस्टर वाई बोला कि मुझे 50,000 रुपया मेरा रिफंड दे दीजिए। ठीक है, विच ही हैड पेड एज एडवांस इन टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो ऊपर आप लोग पढ़ के आए हो, आपको पता भी है। एनालाइज द अबव सिचुएशन इन टर्म ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये दो लोगों के झगड़ों को आप कैसे सुलझाएंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको बताना है। एंड डिसाइड ऑन वाइज कंटेंशन, वाई का जो कंटेंशन था, ये भी आपको, वाई का जो क्लेम था अपना एडवांस मांगने का, ये कितना तक सही है ये भी आपको बताना है। तो इसका भी आंसर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही इसका भी हम लोग आंसर करेंगे। बच्चों, इसको बोलते हैं केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को दूसरे वर्ड में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या फिर इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द circumstances which was not under the control of both the parties। ऐसा circumstances जो दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं था।
सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद इम्पॉसिबल हो जाना, और ऐसे रीजन की वजह से जो किसी भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। अब फ्लड आ जाना, रोड टूट जाना, ये किस पार्टी के कंट्रोल में था? समझ में आ रहा है ना? व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, किसी भी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल और इलीगल बाय अकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया मतलब जो अननेचुरल इवेंट है, एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया, और अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया जो पार्टीज के कंट्रोल के बाहर है। मतलब ऐसे सिचुएशन में पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं है, इस सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर सकते अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल, चेंज इन लॉ, अगर लॉ बन जाएगा तो पुराने लॉ के अकॉर्डिंग मान लो वह चीज वैलिड था, लेकिन अब नया लॉ जो बन गया इसके अकॉर्डिंग वह क्या बन गया? क्या हो गया? इलीगल हो गया। इलीगल हो गया, इलीगल हो गया तो भी इसे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मान लो किसी स्टेट में वाइन अभी चल रहा है, वाइन का चल रहा है, मार्केट में लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, सब चल रहा है। अभी क्या हो गया? आज गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोविजन निकाला, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि आज से हमारे राज्य में वाइन की सप्लाई बंद हो गई। तो सप्लायर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा बायर से, तो क्या सप्लायर सप्लाई करेगा? नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे कुछ राज्यों में बैन है हमारे देश में, तो ऐसे क्या हो जाएगा? वो सप्लाई तो नहीं कर पाएगा ऐसे सिचुएशन में। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये पहले वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया? गवर्नमेंट के नए कानून आने की वजह से ये इनवैलिड हो गया, इलीगल हो गया इसके वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं। वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो आज ही हम लोगों ने पढ़ाई किया, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, व्हेन कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो जाता है, देन एनी पर्सन who has received any benefit under such agreement or contract is bound to restore it। इसको तो एकदम खून में डाल लो तुम लोग एकदम। अभी समझ में आ रहा है ना? ये लाइन आना ही है, इसको समझ में आ रहा है ना? ये लाइन जो मैं अभी पढ़ा है ना, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड void, then any person who has received any type of the benefit or advantage under this agreement must restore it to another party। उसको देना पड़ेगा, बैक देना पड़ेगा, और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट। और अगर वह सिमिलर चीज नहीं दे पाया तो वह क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, उस पर्सन को जिससे उसने इस बेनिफिट को रिसीव किया था। ये रहा सेक्शन 65 का एक्चुअल प्रोविजन जो आपके सामने है। अपना क्वेश्चंस का फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन क्या है? इन द गिवन केस मिस्टर एक्स and Mr. Y have entered into the contract to supply 50 ton of sugar। The event of flood occurred which made it impossible to deliver the sugar within the given time period of the contract due to the road blockage या road break। ठीक है ना? यहाँ पर thus the promise in question becomes void। क्वेश्चन में किया गया प्रॉमिस क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। Further, Mr. X has to pay back the amount of rupees 50,000 that he received from Mr. Y। Mr. Y को रिस्टोर बैक करेगा। Y का जो अपना क्लेम था यह भी बहुत हद तक क्या था? सही था कि हमें रिस्टोर बैक कर दो। एंड एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ शुगर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, हेंस कंटेंशन ऑफ मिस्टर Y इज करेक्ट। Y का कंटेंशन क्या है? करेक्ट है कि आपने गिवन टाइम पीरियड में हमें अगर नहीं दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। देन ऐसे सिचुएशन में हमारा जो एडवांस है, ये एडवांस मनी हमें क्या कर दिया जाए? बैक कर दिया जाए। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड के बाद देता तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता। टाइम पीरियड के बाद देता तो हाँ, वो नया आपस में इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा होता। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं उसको हम लोग अगले बार में करेंगे। यहां पर देखिए 12 नंबर पे आ जाइए। श्याम इंड्यूस्ड राम टू बाई हिज मोटरसाइकिल
सेइंग दैट श्याम ने क्या किया, इंड्यूस किया राम को टू बाय हिज मोटरसाइकिल, सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन। श्याम किसको इंड्यूस किया, राम को, कि मेरा मोटरसाइकिल तुम खरीद लो, ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छे कंडीशन में है, एकदम खरीद के तुम इसको कई ईयर तक यूज कर सकते हो। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल राम कंप्लेंट दैट देयर वाज मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल। खरीदने के बाद उसने देखा कि मोटरसाइकिल में बहुत सारा डिफेक्ट है। श्याम प्रपोज्ड टू गेट इट रिपेयर्ड एंड प्रॉमिस टू पे 45% कॉस्ट ऑफ रिपेयर। श्याम ने उसको ये प्रपोजल रखा कि तुम इसकी रिपेयरिंग करा लो और जो भी रिपेयरिंग के खर्चे आएंगे उसका 45% अमाउंट मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, 45% मैं पेमेंट करूंगा। आफ्टर अ फ्यू डेज द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल। और कुछ दिनों के बाद मोटरसाइकिल पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। नाउ राम वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब राम चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, डिसाइड गिविंग रीजन। आपको डिसीजन करना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाएगा, कारण के साथ आपको बताना है। इन द गिवन केस द एग्रीव्ड पार्टी, हु इज द एग्रीव्ड पार्टी इन दिस क्वेश्चन, राम इज द एग्रीव्ड पार्टी इन द क्वेश्चन। In case of misrepresentation by the other party, can avoid or cancel the contract. Contract can be avoided at the option of aggrieved party, at the option of the parties whose consent was so caused due to misrepresentation. जिस पार्टी का मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंसेंट लिया गया उसके ऑप्शंस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। बोलो, समझ आ रही है मेरी बात ना? सो यहां पर एग्रीव्ड पार्टी लूजेज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और इन सम वे अफर्म्स इट। देखो, अफर्म्स मतलब कुछ दूसरे तरीके से वह हाँ बोल देता है। जब उसको इस बात का पता चल गया कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, बीच में पता चल गया था ना, कुछ दिनों तक उसने उस कार को, मोटरसाइकिल को यूज किया तो उसे पता चल गया कि हमारे तो बना दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो वह फिर उसके पास गया, वो बोला ठीक है तुम रिपेयर करा लो, कोई बात नहीं, हम लोग तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग श्याम और राम है, आपस में दोस्त है, मैं तुमको 45% रुपीज इसका रिपेयरिंग का मैं दे दूंगा। तो इसका मतलब राम को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि हमारे साथ क्या हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। यानी उस मोटरसाइकिल को बेचते समय जो जो बातें हमें बताई गई थी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें, वो सब इसमें नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं है। लेकिन फिर भी एग्रीव्ड पार्टी अपना कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार को लूज कर जाता है। तब लूज कर जाता है जब उससे इस बात का अवेयर हो जाता है, जब उससे इस बात की जानकारी मिल जाती है, व्हेन ही बिकम्स अवेयर ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का अवेयरनेस उसके अंदर आ जाता है कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन तो हुआ है, और फिर भी वह दूसरा बेनिफिट रिसीव कर लेता है फ्रॉम द अनदर पार्टी। समझ में आ रहा है ना? दूसरा बेनिफिट वह रिसीव कर लेता है। टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और इन सम वे अफर्म्स इट। कुछ बेनिफिट लेता है या किसी दूसरे तरीके से कन्विंस्ड हो जाता है, हाँ बोल देता है, ठीक है मैं एडजस्ट करके रख लेता हूं। तब यहीं पर वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार खो देता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस, इस केस में क्या होगा, यहां पर राम कुड नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज द एक्सेप्टेंस टू द ऑफर ऑफ श्याम, as he accepted the offer of the Syam for the repair cost of 45%. 45% cost of the repair impliedly amount to final acceptance of the sale. वो 45% रिपेयर कॉस्ट बोल करके और उसने फाइनली अपने सेल का एक्सेप्टेंस उसे करा दिया। इम्प्लाइडली अमाउंट टू फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल। सेल का फाइनल एक्सेप्टेंस मिल चुका है एट द कॉस्ट ऑफ 45%, एट द कॉस्ट ऑफ 45% कॉस्ट ऑफ रिपेयर। सो ऐसे समय में अब राम अपना इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार खो चुका है। तो पिछले दिन ऐसा ही एक क्वेश्चन था, आधा तक सिमिलर बात मैच कर रही थी, लेकिन उसमें बातें क्या हो गई थी, थोड़ा अलग हो गई थी आगे से। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है और आपको आंसर करना पड़ेगा अपना। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर शेखर wants to sell his car. Mr. Shekhar
Mr. Sekhar wants to sell his car. For this purpose, he appoints Mr. Nadan, a minor, as his agent. शेखर ने नदान को अपना माइनर जो है उसको अपना एजेंट अपॉइंट किया अपने कार को बेचने के लिए. मिस्टर शेखर इंस्ट्रक्ट मिस्टर नदान दैट कार शुड नॉट बी सोल्ड एट प्राइस लेस देन ₹1 लाख. और जो माइनर था नदान, उसको उसने ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रखा था अपने एजेंट को कि एक कार को 1 लाख रुपए से बिलो में आपको सेल नहीं करना है. ठीक है. फिर क्या हुआ, मिस्टर नदान इग्नोर्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर शेखर. वो बोला बोलने दो उसको, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आ रहा है ना, बच्चे तो बच्चे ही ठहरे, 18 साल से कम उम्र है उसका, माइनर है. उसने उस कार को 80,000 रुपीज में मिस्टर मासूम को बेच दिया फॉर ₹80,000. Explain the legal position of the contract under the Indian Contract Act 1872. Whether Mr. Sekhar can recover the loss of ₹20,000 from Mr. Nadan. क्या मिस्टर शेखर मिस्टर नादान से 20,000 रुपीज का अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाएगा, या मिस्टर शेखर अपना कार रिकवर कर पाएगा फ्रॉम मिस्टर मासूम से. ये दोनों बातें हो सकती है क्या, ये आपको बताना है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 का. माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. वॉइड एब इनिशियो. क्या होता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही क्या रहेगा, वॉइड. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ माइनर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. सेक्शन 11 क्या बोलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कौन सा पर्सन होता है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन होता है. ठीक है ना, इनकॉम्पिटेंट पर्सन होता है, इनकेपेबल पर्सन होता है. अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो बट माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट. माइनर एक एजेंट के तौर पे काम कर सकता है. ठीक है, ये भी बात है, दोनों बातें साथ साथ है. बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट. लेकिन वह एजेंट के तौर पे काम तो कर सकता है, लेकिन अपने एक्ट के लिए प्रिंसिपल के टुवर्ड्स वह लायबल नहीं हो सकता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट. अपने करतूतों के लिए वो अपने प्रिंसिपल के टुवर्ड्स लायबल नहीं हो सकता. अपने केस में क्या है, गिवन केस में फैक्ट अपना क्या है इस केस का. मिस्टर शेखर अपॉइंट्स मिस्टर नादान अ माइनर फॉर हिज एजेंट टू सेल हिज कार. Mr. Sekhar clearly instructed Mr. Nadan that minimum sale price of the car would be ₹1 lakh, but Mr. Nadan sold the car to Mr. Masoom for rupees कितना 80,000 में बेच दिया. ये अपना फैक्ट है क्वेश्चन का. कंक्लूजन क्या है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जिसमें पहला का आंसर है. कंसिडरिंग द अबव फैक्ट, ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर शेखर एंड मिस्टर नादान इज वैलिड. ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर को एजेंट तो अपॉइंट कर सकता है. तो एजेंट अपॉइंट हुआ, यहां तक बात तो बिल्कुल सही है. लेकिन मिस्टर नादान विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर द अनदर अमाउंट ऑफ द लॉस अमाउंट ऑफ ₹20,000. नहीं मांग सकता, उसका लायबल नहीं होगा वह देने के लिए. मिस्टर नादान विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट. अपने एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा. Since Mr. Sekhar cannot recover the loss of ₹20,000 from Mr. Nadan, वह नादान से नहीं रिकवर कर सकता है. बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वह नादान है. ठीक है ना, 18 साल से कम उम्र का है. इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या वह कार ले लेगा जाकर के मासूम से, बोलेगा मेरा क्या गलती है, मैं तो मासूम हूं, मुझे थोड़े ना पता है कि तुम कार उसको कितना में बोला था बेचने के लिए. तो क्या वह कार रिकवर कर पाएगा. फर्दर मिस्टर मासूम परचेज द कार फ्रॉम एजेंट ऑफ मिस्टर शेखर. और मिस्टर शेखर का जो एजेंट था वह वैलिड एजेंट था. ही गॉट गुड टाइटल. तो उसको जो टाइटल मिला है ना मिस्टर मासूम को, गुड टाइटल मिलने का मतलब हुआ कि उसको जो ओनरशिप राइट मिला है उस गुड्स के ऊपर, उस मोटर कार के ऊपर, वह वैलिड ओनरशिप मिला है उसको. ठीक है. सो हेंस मिस्टर शेखर कैन नॉट रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर मासूम. तो शेखर उससे ना कार ले पाएगा ना उससे 20,000 रुपये ले पाएगा. क्लियर है मेरी बात ना, दोनों से वह रिकवर नहीं कर सकता है. ठीक है.